रियर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के 29th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेडी ऑफिसर ने जंगा और जंगा के विश्वासपात्र आदमी के बीच में लड़ाई करवा दी और जंगा का विश्वासपात्र आदमी जंगा पर भारी पड़ गया और जंगा को खत्म कर दिया और ब्यूटीफुल लेडी के आदमी बाकी बचे हुए गुंडों को खत्म कर देते हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी हीरो को धोखा देती है और पांडुलिपि को अपने साथ ले जाती है और लेडियों ने हमारे चारों बडीज को चाइना एक्सपोर्ट कर दिया होता है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेस्ट फ्रेंड बैठा होता है और उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड टीचर जिया वहाँ आती है और उनकी प्यारी प्यारी नोकझोंक के साथ बातें होती है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड बताता है कि टीचर जिया, आपको पता है जब मैं म्यांमार में था तो मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां थी जहाँ मैं मरने ही वाला था। उस वक्त एकमात्र सहारा थी तुम और तुमसे मिलने की उम्मीद। मैं चाह रहा था कि बस एक बार तुमसे मिल लूं और तुम्हारी बकबक को सुन लूं और मुझे तुमसे मिलने की इसी उम्मीद ने जिंदा रखा। तभी टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड को पकड़कर जोर का किस कर देती है और फिर अपने आप से दूर कर देती है। तभी बेस्ट फ्रेंड सोचता है अरे मैं तो किस ही नहीं कर पाया और दोबारा किस करने की कोशिश करता है। फिर टीचर जिया बोलती है कि सारा प्रोग्राम यही बनाना है क्या। फिर दोनों एक साथ रूम में आते हैं और आते ही हीरो को जगाते हैं और फिर दोनों हीरो को उठाकर एक जगह बैठाते हैं और फिर टीचर जिया हीरो को गर्मा गर्म सूप पिलाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हीरो जब से म्यांमार से आया है तब से अपने घर से बाहर ही नहीं जा रहा है और अपना पूरा दिन ऐसे ही सोने में गुजार रहा है। फिर टीचर जिया इसी बात को समझते हुए हीरो को समझाती है कि जो आमरुई पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और वर्तमान को देखो, हम सब अभी भी आपके साथ हैं। तभी बीच में बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मेरी बद्रमा से बात हुई है, कल वही यहाँ आएंगे और हम साथ में एंटीक मार्केट घूमने जाएंगे और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एंटीक मार्केट में बेस्ट फ्रेंड और बद्रमा के साथ हीरो को घूमता हुआ दिखाया जाता है, जहां एक जगह दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड और बद्रमा लड़ाई देखने लग जाते हैं। हमारी तो पुरानी आदत है, हमें तो ऐसे ही लोगों की लड़ाइयां देखने में मजा आता है, परंतु हीरो वहां से निकल जाता है। यह देख बेस्ट फ्रेंड और बद्रमा भी वहां से आ जाते हैं और फिर एक छोटे व्यापारी के पास आकर बद्रमा प्राचीन वस्तुओं को खरीदने लगते हैं और हीरो वहां से भी निकल जाता है। फिर हमें इवनिंग का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी घर पर आ जाते हैं और बद्रमा हीरो से पूछते हैं कि आज पूरा दिन तुम उदास रहे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। इस पर हीरो जवाब देता है कि हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। अब लोगों द्वारा दी जाने वाली धोखाबाजी मुझसे सहन नहीं होती और अब मैं लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता। और यह बोलकर हीरो वहां से चला जाता है। तभी हमें बद्रमा को बेस्ट फ्रेंड से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वह बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं कि अपना हीरो किसी के प्यार में है और लगता है कि उसने हीरो का दिल तोड़ा है। और फिर बद्रमा बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो वह कौन है। इस पर बेस्ट फ्रेंड नाम में जवाब देता है और यह सीन यहीं कट जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनियर एक केस के बारे में बता रहा होता है कि जब लेडी ऑफिसर यहाँ नहीं थी तब उसने एक केस पर काम किया था। जूनियर बताता है कि एक काली कार इनर मंगोलिया से प्राचीन वस्तुओं को अवैध तरीके से ला रही थी। जब हमने उनको जांच के लिए रोका तो वे हमें चकमा देकर वहां से भाग गए और हमें न्यूज मिली है कि वे सभी आज रात उन अवैध कीमती वस्तुओं की डील करने वाले हैं। और इसके बाद हमें सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेडी ऑफिसर की पूरी टीम उन अपराधियों को पकड़ने के लिए नाइट मार्केट में आई होती है। फिर हमें अपराधियों को दिखाया जाता है जो डील करने के लिए एक कार के पास आ जाते हैं और उनके पीछे हमारी पुलिस वाली टीम भी आ जाती है और वे सभी अपराधी आपस में डील कर रहे होते हैं। तभी लेडी ऑफिसर की टीम उन पर हमला कर देती है और जो कार में डील करने आया था वह व्यक्ति कार को भगा ले जाता है और हमें यहाँ यह नहीं दिखाया जाता कि कार में कौन था और बाकी वह तीनों जो डील करने आए थे अवैध कीमती वस्तुओं के साथ पकड़े जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडफादर की शॉप को दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर मैंग भी आई होती है और लेडी ऑफिसर उन दोनों को कल रात पकड़ी गई अवैध प्राचीन वस्तुओं को दिखाती है। तभी प्रोफेसर मैंग पूछती है कि यह प्राचीन वस्तु आपको कहाँ से मिली। तभी लेडी ऑफिसर बताती है कि कल रात मैंने कुछ अपराधियों को पकड़ा है जिनसे मुझे ये प्राचीन वस्तु प्राप्त हुई जो इनर मंगोलिया से अवैध तरीके से लाए थे। तभी प्रोफेसर मैंग बताती है कि यह हान साम्राज्य के समय की है और मैंने कभी यह नहीं सुना कि हान साम्राज्य की प्राचीन वस्तुएं इनर मंगोलिया में मिलती है। हम तो कुछ दिनों में हान साम्राज्य संबंधित कब्रों की खोज के लिए जाने वाले थे। तभी लेडी ऑफिसर बोलती है कि हो सकता है कि उन्होंने ये वस्तुएं कब्रों में से चोरी करके निकाली हो। फिर प्रोफेसर मैंग लेडी ऑफिसर की बात सुनकर वहां से जल्दीबाजी में निकल जाती है और प्रोफेसर मैंग के जाने के बाद लेडी ऑफिसर ग्रैंडफादर से पूछती है कि आपको प्रोफेसर मैंग कैसी लगती है, आप कहो तो आपकी बात चलाऊं। इस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, अब मैं 60 की उम्र में निब्बा निब्बी थोड़ी ना करूंगा। फिर लेडी ऑफिसर दोबारा पूछती है आप ये बताओ पसंद है या नहीं। यहाँ पर लेडी ऑफिसर ग्रैंडफादर के बिहेवियर से समझ जाती है और इसी के साथ हम भी समझ जाते हैं। फिर सेंस होता है और हमें दिल टूटे हुए आशिक को दिखाया जाता है जो अभी भी गुमसुम और उदास बैठा होता है। तभी वहाँ अंकल डा आते हैं और आते ही हीरो से पूछते हैं कि तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो और तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर हीरो बोलता है कि सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं
और जहाँ पर धन संपदा या पैसों की बात आती है, लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर दूसरे अन्य लोगों को धोखा देने लगते हैं। और मेरा प्राचीन वस्तुएं और उससे संबंधित इतिहास में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में शामिल हुआ। जब मैं इस व्यापार में शामिल स्वार्थी और लालची लोगों को देखता हूँ तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है और मैं अपने आप से शिकायत करता हूँ कि मैं इस व्यापार में आया ही क्यों। यहाँ अंकल डा हीरो की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और फिर समझाते हुए बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे अपने किसी भी काम करने से नफरत थी और मैं अपने ही काम के बारे में लोगों से शिकायत करता था। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि उस समय मेरे अंदर ज्ञान की कमी थी और जीवन का अनुभव भी कम था। हमारे जीवन में जो हमें पसंद है उस काम को करना बहुत कठिन है। अक्सर हमें अपने जीवन में ऐसे काम करने होते हैं जो हमें पसंद नहीं, और हमें जो पसंद होते हैं उनके लायक हम कभी अपने आप को बना नहीं पाते। इसलिए आप केवल छोटी छोटी असफलताओं से हार नहीं सकते और अपने पसंदीदा काम को करने से नफरत नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हें हर व्यापार में बेईमान और धोखा देने वाले लोग भी मिलेंगे, परंतु इस दुनिया की एक खासियत भी है, तुम्हें हर व्यापार में ईमानदार और मेहनती लोग भी मिलेंगे जो केवल ईमानदारी से काम करना जानते हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ अपने व्यवहार को आगे बढ़ाओगे। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज के कई सारे पहलू होते हैं और लालच भी उस चीज का केवल एक पहलू है। और हमारे प्राचीन वस्तुओं और कीमती पत्थरों के व्यापार में लोगों का लालची होना स्वाभाविक है। और समझो, खजाने को देखकर किस व्यक्ति की आंखें नहीं चौंधी आएंगी, और खजाने को देखने के बाद उसके मन में आने वाली पहली क्रिया लालच होती है। और इस लालच के कारण ही इस दुनिया में कुछ वस्तुएं अच्छी और सुंदर दिखाई पड़ती है, जैसे लड़कियों का सुंदर दिखना। और इसके अलावा इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें हम धीरे धीरे जोड़कर वापस पूर्ण रूप से उसकी मरम्मत कर सकते हैं जो पहले टूट गई थी, जैसे आपका विश्वास। परंतु कई मामलों में यह करना बहुत ही कठिन होता है, जैसे किसी टूटे हुए दिल को वापस जोड़ना। इस पर हीरो बोलता है कि अंकल डा, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। फिर अंकल डा लास्ट में एक और बात समझाते हैं कि पास्ट में तुमने जैसे पिंगजोउ एग्जीबिशन में और म्यांमार एग्जीबिशन में अपनी प्रतिभा को बहुत ही तेजी से लोगों के सामने रख दिया, और इसी वजह से तुम लोगों की नजरों में काफी अधिक आ गए और यही तुम्हारी परेशानियों का कारण बना। अगर तुम्हें अपने आगे का जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना है, जो कि तुम्हारा स्वभाव भी है, तो तुम्हें अपनी प्रतिभा और तेज कौशल को लोगों से छुपाकर रखना होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे आने वाले जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएंगी। हो सकता है इससे भी बुरे दिनों का तुम्हें भविष्य में सामना करना पड़े। और हाँ, अपने आप को घर में बंद रखना तुम्हारे मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं देंगे, और तुम्हें अपने सवालों के जवाब के लिए जीवन में निरंतर भटकना पड़ेगा। और ये सारी बात बोलकर अंकल डा हीरो से विदा लेकर चले जाते हैं। फिर अंकल डा के जाने के बाद बेस्ट फ्रेंड और टीचर जिया आते हैं, और बेस्ट फ्रेंड आते ही हीरो से बोलता है कि हमारे शहर में एक नया ओयो होटल खुला है जिसकी सर्विस काफी बेहतरीन है, तुम्हें भी एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। इस पर हीरो बोलता है कि बकवास मत करो, तुम ये बताओ लेडी ऑफिसर कहाँ है। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हाँ, लेडी ऑफिसर के साथ जाना आइडिया बुरा नहीं है, क्यों टीचर जिया। और टीचर जिया भी हाँ में जवाब देती है। और फिर हीरो सोचता है इन निब्बा निब्बी से तो पूछना ही बेकार है। फिर सीन्स बढ़ता है और हमें लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो हीरो से मिलने आई होती है। वह हीरो को 2 फोटोज दिखाते हुए बोलती है कि अभी 2 दिन पहले हमने कुछ अपराधियों को पकड़ा जो इनर मंगोलिया से अवैध रूप से प्राचीन वस्तुओं को लेकर आए थे। उनमें से एक मूर्ति थी जिसके चेहरे पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक आंख की आकृति बनी हुई है, और ये वही आंख की आकृति है जो इस ड्रामे का मेन सस्पेंस है। और मैं प्रोफेसर मैंग के साथ इनर मंगोलिया में होने वाली कब्रों की खोज में शामिल होने वाली हूँ, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इस पर हीरो पहले तो मना कर देता है, पर लेडी ऑफिसर के गुस्से को देखकर हाँ कर देता है। फिर लेडी ऑफिसर के चेहरे पर हमें प्यारी सी स्मेल को दिखाया जाता है। फिर सीन्स बढ़ता है और हमें कुछ कारों को दिखाया जाता है जो इनर मंगोलिया की तरफ जा रही होती है, और एक कार में हमें प्रोफेसर मैंग और हीरो को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर मैंग हीरो से बोल रही होती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं, परंतु आप एक आर्कोलॉजिकल टीम के साथ कब्रों की खुदाई करने के लिए जा रहे हैं। यह आपके व्यक्तित्व को साधारण बनाता है और साथ ही ये बताता है कि आपको प्राचीन वस्तुओं और इतिहास में काफी रुचि है। इस पर हीरो जवाब देते हुए बोलता है कि प्रोफेसर मैंग, मैं आपके साथ जब भी आर्कोलॉजिकल साइट पर जाता हूँ तो मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं इसी तरह भविष्य में भी आपके साथ काम करना चाहूंगा अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम ना हो तो। इस पर प्रोफेसर मैंग बोलती है कि नहीं, इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, और हीरो प्रोफेसर मैंग को धन्यवाद देता है। फिर हमें सभी को इनर मंगोलिया में कार से उतरते हुए दिखाया जाता है। फिर उतरते ही काउंटी चीफ उन सबका वेलकम करता है। तभी प्रोफेसर मैंग उनसे पूछती है, क्या आपने गाइड से बात कर ली जो हमें इस एरिया के बारे में गाइड करने वाला था। इस पर काउंटी चीफ बोलता है कि यहाँ पर चाइनीज भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, और एक व्यक्ति है जो यहाँ का लोकल है और चाइनीज भाषा भी जानता है, परंतु वह बहुत जिद्दी है। और जैसे ही उसने आर्कोलॉजिकल टीम का नाम सुना तो उसने गाइड करने से साफ मना कर दिया। इस पर प्रोफेसर मैंग बोलती है कि आप एक बार और उससे पूछ कर आओगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटी चीफ और अपना जूनियर उस गाइड से मिलने आए होते हैं। तभी हमें उस गाइड को दिखाया जाता है जिसका नाम बकासुर होता है। यहाँ पर जूनियर बकासुर से पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते। इस पर बकासुर एक लंबा भाषण देते हुए बोलता है कि आप इस घास के मैदान को देखो, यह अभी किस स्थिति में है और पिछले कुछ वर्षों से इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यहाँ की सरकार इस घास के मैदान के हालात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और आप लोग प्राचीन सभ्यता और इतिहास के खोजबीन के चक्कर में हमारे घास के मैदान को बर्बाद करने आए हो और हमारे घास के मैदान वर्षा के पानी और भूमि का जल पर निर्भर करता है। अगर आप इसी तरह जगह जगह पर गड्ढा कर देंगे तो हमारे भूमि का जल स्रोत बिगड़ जाएंगे और फिर हमारे घास के मैदान भी बर्बाद हो जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो हमारे सभी जानवर और मेरा घोड़ा क्या खाएगा। और इस स्थिति में अब आप लोग ही बताओ, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इस पर जूनियर समझाते हुए बोलता है कि आपके घास के मैदानों के संरक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हमें भी पर्यावरण से काफी प्यार है और हमारा उद्देश्य आपके घास के मैदानों को तबाह करना नहीं है। हम तो केवल आपसे इतना चाहते हैं कि आप यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के भूभाग के मानचित्र का आपको संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम केवल उस जगह पर खुदाई कर सके जहाँ पर प्राचीन सभ्यता और कब्रों के निकलने की संभावना हो। और आप एक बार हमारी टीम से तो मिलिए और हमारे उपकरणों को देखिए, हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए खोज करने आए हैं। बस एक बार आप हमारे साथ चलिए तो सही, बाकी अंतिम निर्णय आपका होगा। और इसी के साथ यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें आर्कियोलॉजिकल टीम के टेंटों को दिखाया जाता है जहाँ हीरो और प्रोफेसर मैंग आपस में बात कर रहे होते हैं। हीरो पुरानी यादों को याद करते हुए प्रोफेसर मैंग से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम जैसे वापस गांसू शहर आ गए हैं और पिछली बार की तरह हम कब्रों की खोज कर रहे हैं जो पिछले अनुभवों को एकदम तरोताजा कर देते हैं। इस पर प्रोफेसर मैंग बोलती है कि हाँ, बात तो सही है, परंतु इनर मंगोलिया गांसू शहर से काफी अलग है। यहाँ के रीति रिवाज मंगोलिया देश से काफी मिलते जुलते हैं, जो कि इनर मंगोलिया को चाइना से अलग बनाता है। और उसी समय काउंटी चीफ और जूनियर के साथ बकासुर आता है और पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम को देखता है। साथ ही प्रोफेसर मैंग का असिस्टेंट बकासुर को अपने सारे उपकरणों की जानकारी देता है और उनकी विशेषताओं के बारे में बताने लगता है। और फिर प्रोफेसर मैंग भी बकासुर को कुछ समझाने लग जाती है और यह सब देखकर बकासुर इंप्रेस हो जाता है, परंतु अभी भी उसने इन सब की हेल्प करने के लिए हाँ नहीं किया होता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनर मंगोलिया के लोग अपनी सभ्यता और कल्चर का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों को साथ देती हुई लेडी ऑफिसर भी शानदार डांस करने लगती है और यह सब बकासुर भी देख रहा होता है। और जिस तरह से बकासुर लेडी ऑफिसर को देख रहा है, लगता है बकासुर को लेडी ऑफिसर से प्यार होने लगा है। फिर हमें जूनियर को दिखाया जाता है जो बकासुर से पूछ रहा होता है कि अब तुम्हारा क्या विचार है। इस पर बकासुर पहले तो मना करता है, परंतु थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम सबको यह सिद्ध करना होगा कि जिस प्रकार तुम प्राचीन सभ्यता और कल्चर की खोज करने आए हो, उस प्रकार तुम सब लोग महान और शक्तिशाली योद्धा भी हो या नहीं हो। इस पर जूनियर बकासुर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें दोनों के बीच एक एक हाथ कुश्ती के युद्ध को दिखाया जाता है और इस कुश्ती के युद्ध में जो पहले जिसे गिराएगा वही विजेता होगा। और यहाँ हमें दोनों के बीच कुश्ती के युद्ध को दिखाया जाता है जहाँ बकासुर जूनियर को बुरी तरह से हरा देता है और यह देखकर लेडी ऑफिसर को गुस्सा आता है और वह बकासुर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। परंतु उसी वक्त बकासुर का कबीला भाई आता है और बोलता है कि हम औरतों से नहीं लड़ते। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि क्यों, तुम लोगों को औरतों से लड़ने में शर्म आती है या उनसे डर लगता है। इस पर बकासुर के कबीले भाई को गुस्सा आता है और वह लेडी ऑफिसर से कुश्ती लड़ने के लिए बोलता है। फिर हमें लेडी ऑफिसर और बकासुर के कबीले भाई के बीच कुश्ती के महायुद्ध को बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है जहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो रही होती है और फिर लेडी ऑफिसर कबीले भाई को औंधे मुंह गिरा देती है और इस बार लेडी ऑफिसर जीत जाती है। फिर बकासुर आता है और लेडी ऑफिसर से कुश्ती लड़ने लगता है। इस बार फिर से लेडी ऑफिसर बकासुर को कांटे की टक्कर देती है और बकासुर कई बार लेडी ऑफिसर को गिराने की कोशिश करता है, परंतु लेडी ऑफिसर हर बार बच जाती है और बकासुर लेडी ऑफिसर की इन चालबाजियों से इंप्रेस हो जाता है और बकासुर लेडी ऑफिसर को बोलता है कि तुम मुझे पसंद आई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे तो यहाँ लड़कियों को आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं होती और इसे देखो, सीधा ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बकासुर की बात सुनकर हीरो बीच में खड़ा होता है और बकासुर से कुश्ती लड़ने के लिए बोलता है। तभी बकासुर हीरो से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम भी लेडी ऑफिसर को पसंद करते हो और चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा गाइड बन जाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम मेरे और ब्यूटीफुल लेडी के बीच में से हट जाओगे। और ये तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।